यूट्यूब लाइव में आप लोगों का स्वागत है। कश्मीरी फाइल, नरसंहार और फिल्मी मीडियम के अध्ययन की समस्याओं के क्रम में ये तीसरा एपिसोड है। कल बीजेपी सांसदों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभूतपूर्व बयान दिया। मेरी अपनी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कोई फिल्म रिलीज की गई और रिलीज करते ही सांसदों को एड्रेस करते हुए किसी फिल्म की प्रशंसा में प्रधानमंत्री अपने शब्द खर्च करें। तो कश्मीर फाइल पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रशंसा की, फूल वर्षा की है, उससे एक बात साफ है कि मोदी और विवेक अग्निहोत्री के बीच में गहरा रिश्ता है। यह डिस्प्यूटेड फैक्ट है। अब सबसे जो चौंकाने वाली बात जो नरेंद्र मोदी ने कही, नरेंद्र मोदी किसी फिल्म को पसंद कर सकते हैं, उन्हें गोविंदा की फिल्म पसंद आ सकती है, उन्हें राज कपूर की फिल्म पसंद आ सकती है, किसी की फिल्म पसंद आ सकती है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री की फिल्म की प्रशंसा में जो उन्होंने कहा वह एकदम सरासर झूठ है। झूठ इस सेंस में है कि उन्होंने कहा कि ये सच को जो छुपाने की कोशिश होती रही, उस सच के उद्घाटन के लिए फिल्म बनाई गई। किसने कोशिश की सच को छुपाने की? भाजपा उस समय, जिस समय के कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन हुआ, केंद्र में सरकार में थी, और जो भाजपा के विचारधारा के अनुरूप थे व्यक्ति, जगमोहन, वो वहां गवर्नर थे। किसने रोका था सच के उद्घाटन से? सच के उद्घाटन में इतना समय बीजेपी जब माइग्रेट किए थे कश्मीरी, तभी एक फिल्म बनवा सकती थी आसानी से, बहुत कम पैसे में बन जाती। किसका इंतजार कर रहे थे वो? नरेंद्र मोदी किसे समझाना चाहते हैं कि इस सच के उद्घाटन में इतने वर्ष लगे? 1990-91 में माइग्रेट किए कश्मीरी, और नरेंद्र मोदी को सच के उद्घाटन में इतना लंबा समय लगा? जी नहीं। कश्मीरी पंडितों का सच क्या है, इसे नरेंद्र मोदी ऑफिशियली उद्घाटित करें ना। दिक्कत क्या है? वो एक व्हाइट पेपर जारी करें। हम डिमांड करते हैं कि कश्मीरी पंडितों की वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर नरेंद्र मोदी की सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे। पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी किया? किसने रोका था नरेंद्र मोदी को श्वेत पत्र जारी करने से? श्वेत पत्र जारी करते हैं तो सच सामने आता, सिनेमा से सच सामने नहीं आता। हम आज भी कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी सचमुच में कश्मीरी पंडितों के पक्षधर हैं और हिमायती हैं, तो वे कश्मीर की समस्या पर और कश्मीरी पंडितों को लेकर एक श्वेत पत्र तत्काल जारी करें। जो सच है, झूठ है, वो सब सामने आ जाएगा। उसके लिए विवेक अग्निहोत्री जैसे थर्ड ग्रेड डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। एक अन्य चीज जो कि महत्वपूर्ण है, मुझे नरेंद्र मोदी का कहना था कि आपातकाल पर कोई फिल्म ही नहीं बनी। अब नरेंद्र मोदी को कौन समझाएगा आपातकाल पर? आपातकाल के अंदर ही सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई थी, और अमृत नाहटा को कौन नहीं जानता? और कमलेश्वर की लिखी फिल्म आंधी। सांसदों के बीच में खड़े होकर झूठ बोलना और सफेद झूठ बोलना, ये विवेक अग्निहोत्री के लिए जितना इजी है, उतना ही इजी भारत के प्रधानमंत्री के लिए, जो कि शर्मनाक है।
ये भी कह सकते हैं कि पीएम को फिल्म इंडस्ट्री का और फिल्म का इतिहास ही मालूम नहीं है। अरे मालूम नहीं है तो अपने सेक्रेटरी को लगाओ कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नोट्स तैयार करके दे। कोरे गाल बजाने से कुछ नहीं होता। और ज्यादा ना सही तो नरेंद्र मोदी कम से कम होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ही पढ़ लेते। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है यही देख लेते कश्मीरी पंडितों के बारे में और उनके माइग्रेशन के बारे में। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट पर विश्वास है। उसकी बनाई हुई एक मेलोड्रामा फिल्म पर विश्वास है। अद्भुत चीज देखने को मिल रही है ये। अब मैं नरेंद्र मोदी की याददाश्त के लिए सिर्फ एक तथ्य मेंशन करना चाहता हूं। वो तथ्य यह है कि गृह मंत्रालय की 2009-10 की रिपोर्ट के अनुसार बीस साल बाद जो लोग रजिस्टर्ड किए गए, पहले कहा गया बीजेपी उनमें सबसे आगे थी, 1 लाख लोग माइग्रेट किए, 1 लाख के आसपास लोग माइग्रेट किए। लेकिन 20 साल बाद जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने तैयार की 2009-10 में, वह रिपोर्ट क्या कहती है? वह रिपोर्ट कहती है कि 57,863 कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन किए और उन्होंने शरणार्थी की तरह बाहर शरण ली। इनमें से ये जो 57,863 जो कश्मीरी पंडितों के परिवार जो माइग्रेट किए, इनमें से 37,284 कश्मीरी पंडित जम्मू में ही रहते हैं। जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है एक दूसरे का। दिल्ली में 19,338 लोग रहते हैं कश्मीरी पंडित और पूरे देश में 1,240 लोग रहते हैं। इन्हें हम लोग कश्मीरी पंडित कहते हैं। यह ऑफिशियल डाटा है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का, जिसको कि अमित शाह नेतृत्व देते हैं। अब ताकत देखिए नरेंद्र मोदी की। पिछले 8 साल में क्या काम किया ये देखिए। नरेंद्र मोदी ने एक, जैसा कि उनकी आदत है हर चीज ऑनलाइन होती है, उन्होंने एक काम किया। स्वागत है उस काम में, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं आप अगर काम कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए। तो मनोज सिन्हा जो वहां उपराज्यपाल है, उन्होंने एक पोर्टल का उद्घाटन किया। उस पोर्टल के उद्घाटन के बाद उनके कार्यालय से यह बताया गया कि इस पोर्टल का लक्ष्य यह है कि कश्मीरी पंडित जो अपनी संपत्ति छोड़ के गए हैं, उस संपत्ति को कैसे वापस दिलाया जाए। इस पोर्टल का यह लक्ष्य है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके कार्यालय में 60,000 कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। 2009-10 की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 57,863 कश्मीरी पंडित परिवारों का पलायन हुआ। आगे देखिए, ये सरकारी बयान है। इनमें से 44,000 का राज्य के राहत एवं पुनर्वास आयुक्त के समक्ष पंजीकरण हो चुका है। कितनी तेजी से सरकार काम कर रही है।
इनमें जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ कश्मीरी पंडित, ये सरकारी डाटा बता रहा हूं मैं, ये मैं सच बता रहा हूं जो उस माइग्रेशन से जुड़ा हुआ है। ये वह आंकड़ा है जो कि मनोज सिन्हा के ऑफिस ने जारी किया है। उनके हिसाब से 40,142 हिंदू परिवार जिन्होंने पंजीकरण कराया, जो कि माइग्रेट किए, उस समय पलायन किए। 1,730 सिख परिवार जो माइग्रेट किए, पलायन किए, और 2,684 मुस्लिम परिवार जो माइग्रेट किए और पलायन किए। तो वह जो आतंकवाद के दौर में, पृथकतावादियों के हमले के दौर में जो विशाल माइग्रेशन हुआ, उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं थे, बल्कि उसमें सिख भी थे, उसमें मुसलमान भी थे। ये रजिस्टर्ड है आपके पोर्टल में। कश्मीर फाइल इसे दर्ज ही नहीं करती। अब देखिए कितनी तेजी से काम हो रहा है। अब तो लेकिन हो नहीं रहा है। पोर्टल के अनुसार कश्मीरी पंडितों की संपत्ति छुड़ाने की प्रक्रिया जो शुरू की गई है, इसमें विपत्ति में बेची गई अचल संपत्ति को वापस दिलाने के लिए कोई ठोस कार्य योजना की घोषणा नहीं की गई है। इस पर कश्मीरी पंडितों ने आपत्ति की है, उनके संगठनों ने आपत्ति की है। यहां उल्लेखनीय है कि 1997 में राज्य सरकार ने कानून बनाकर कश्मीरी पंडितों की अचल संपत्ति के खरीदने और बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बावजूद, इस पाबंदी के बावजूद अनेक कश्मीरी पंडितों ने अपनी संपत्ति बेच दी। इसका मतलब यह है कि वहां जो यह कानून 1997 में बनाया गया, वह एकदम इफेक्टिव रहा ही नहीं। लोग अपनी संपत्ति बेचते रहे और लोग खरीदते रहे। नई जो प्रक्रिया नरेंद्र मोदी के महान नेतृत्व में शुरू हुई है, ताकतवर लीडरशिप के नेतृत्व में शुरू हुई है, उसमें सिर्फ अब तक 1,000 लोगों के मामलों का निपटारा हो पाया है। यानी संपत्ति को ओरिजिनल मालिकों के पास पहुंचाया गया है, सिर्फ 1,000। एक अन्य चीज, इस पूरी प्रक्रिया में यह चीज स्पष्ट नहीं है कि ये जो संपत्ति वापस ली जाएगी, ये किस दाम पर वापस ली जाएगी। जिस समय संपत्ति बेची गई उस समय, या आज की बाजार दर के दाम पर वापस ली जाएगी। क्योंकि सरकार ने इस पर कोई भी स्पष्टीकरण अपने आदेश में दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया? दूसरी एक चीज, जो नरेंद्र मोदी की योजना का जो फॉल्ट लाइन बता रहा हूं, जो कि जहां की चोर दरवाजा है, वो ये कि संपत्ति अगर वापस जो लोग लेंगे और वे वहां अपनी संपत्ति पर जाना चाहें, तो क्या सरकार उनको सुरक्षा देगी? सरकार ने उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की है। एक अन्य चीज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, सोचने लायक बात है ये सच है कि कश्मीरी पंडितों को अगर बसाना है तो उन्हें नौकरी की जरूरत है, लेकिन कश्मीर में तो बाकी लोग भी तो रहते हैं, उनको भी तो नौकरी की जरूरत है। किस खाली कश्मीरी पंडितों को जरूरत है नौकरी की? तो वहां जो लोग रहते हैं उनके लिए नौकरी का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई नए विज्ञापन नहीं निकल रहे, वहां नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही। लेकिन कश्मीरी पंडितों को नौकरी देने के लिए जो भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें 6,000 पोस्ट डिक्लेयर की गई कि ये 6,000 पोस्ट भरी जाएगी। और कैसे भरी जाएंगी? इन 6,000 पोस्टों में सिर्फ स्कूल टीचर की नौकरी मिलेगी।
जो लाभार्थी होंगे वो स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे कश्मीर के विभिन्न जिलों में, और अगर जहां पे नियुक्त किए जाते हैं वहां से वे अगर छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। क्या इसी तरह से पुनर्वास होगा? अब तक जो ऑफिशियल डाटा है, बख्तर नरेंद्र मोदी और मनोज सिन्हा, 60,000 लोग, अब तक सिर्फ 3800 प्रवासी कश्मीरी पंडित कश्मीर लौटे, और धारा 370 खत्म होने के बाद तो सिर्फ 520 प्रवासी कश्मीरी पंडित कश्मीर लौटे और उन्हें नौकरी दी गई है। 2021 में 2000 लोगों का चयन हुआ था, उनके लौटने की बात है, अभी तक सामने नहीं आया कि वो लौटे हैं कि नहीं लौटे हैं। एक अन्य चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मनमोहन सिंह की सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए पैकेज डिक्लेयर किया था। वो पैकेज एग्जिस्ट करता है, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे कैरी किया। वो पैकेज क्या था, ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि सरकार चाहती है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में लौटें और रहें, लेकिन वे लौट नहीं रहे। पैकेज क्या था? सरकार का पक्ष तो रखा ही जाना चाहिए। पैकेज ये था, नंबर 1, पूरी तरह या अंशकालिक तौर पर जो क्षतिग्रस्त मकान है कश्मीरी पंडितों के, उनकी मरम्मत के लिए, उनके निर्माण के लिए सरकार 7.5 लाख रुपए देगी सहायता के तौर पर। नंबर 2, जो जीर्ण शीर्ण और अप्रयुक्त यानी जिनमें कोई रहता नहीं है मकान है, उनकी मरम्मत के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए देगी। नंबर 3, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के घर खरीदने के लिए या उसमें निर्माण के लिए सरकार 7.5 लाख रुपए की राशि सहायता के तौर पर देगी, और यह राशि उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने सन 1989 के बाद की अवधि के दौरान और सन 1999 के अधिनियम के पहले अपनी संपत्ति बेची है। यह चीज और उल्लेख नहीं है, 1990 में जब बीजेपी सरकार में थी, महान अडवाणी जी सरकार में थे, अटल जी भी सरकार में थे, तब कश्मीरी पंडितों के लिए प्रति परिवार 500 रुपए की सहायता राशि डिक्लेयर की गई थी। मनमोहन सिंह के टाइम में इस राशि बढ़ के आज स्थिति यह है कि वह प्रति कश्मीरी पंडित के लिए जो आर्थिक सहायता राशि है वह है 13,500 रुपया प्रति परिवार, और प्रति व्यक्ति है 3,250 रुपए प्रति महीने। कितनी इफेक्टिवली काम हो रहा है और कश्मीरी पंडित कितनी तेजी से लौट रहे हैं, इसका एक नमूना बता रहा हूं मैं आपको। 6,000 पोस्ट डिक्लेयर की गई कि ये पोस्ट कश्मीरी पंडितों को दी जाएंगी। मेरे तो भी समझ में नहीं आ रहा कि बाकी जो कश्मीर में लोग रहते हैं वो नौकरी के हकदार हैं कि नहीं है। तो जो पीएम पैकेज में जो घोषित 6,000 पदों में से 3,800 पद प्रवासी कश्मीरियों को रोजगार के तौर पर दिए गए, 6,000 पूरे नहीं भर पाए। ये कर्मचारी विभिन्न जिलों में काम कर रहे हैं जिनकी स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। सरकार का यह भी कहना है कि उसने 6,000 ट्रांजिट आवास इकाइयां बनाने का निर्णय लिया है जिनके निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें से अब तक 6,000 का लक्ष्य है, इनमें से अब तक सिर्फ 1,025 आवासीय इकाइयों का निर्माण हुआ है।
जिसमें बड़गांव, कुलगांव, कुपवाड़ा, अनंतनाग और पुलवामा जिले में 721 आवासीय इकाइयां शामिल हैं। अन्य 1488 इकाइयां निर्माणाधीन हैं। युद्ध स्तर पर काम नहीं हो रहा है। लगभग 2444 इकाइयों के लिए भूमि की पहचान की जा चुकी है। नरेंद्र मोदी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आप सोचिए, सेंट्रल विस्टा यानी संसद की नई बिल्डिंग बनाने के लिए नरेंद्र मोदी इतने उतारने कि उसे 2-2.5 साल में बना के रख देंगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए आवासीय इकाइयां बनाने के लिए वे अभी तक सिर्फ जमीन खोज रहे हैं। निर्माण नहीं हुआ है 8 साल में। अब एक दूसरी बात, और वो दूसरी बात ये कि ये जो हमारे विवेक अग्निहोत्री साहब हैं, जिन्होंने कि कश्मीर फाइल बनाई है, जिस पर कितना हल्ला है, वो विवेक अग्निहोत्री साहब बड़ा एक जीनियस आदमी है, इस पर कोई दो राय नहीं। मैंने कहा था आपसे, मैंने पहले ही एपिसोड में कहा था कि इन्होंने स्कैंडलर लिस्ट की बहुत ही घटिया नकल की है। उन्होंने इंडिया टुडे को यह बात अपने तरीके से कही कि मुझसे आंकड़े मांगे जा रहे हैं। स्कैंडलर लिस्ट के डायरेक्टर से तो आंकड़े नहीं मांगे गए थे। यहां उल्लेखनीय है कि स्कैंडलर लिस्ट स्टीवन स्पिलबर्ग की बहुत ही शानदार फिल्म थी, जिसको के 12 में से 7 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। मैं सिर्फ विवेक अग्निहोत्री और उनके अनुयायियों को इसकी जानकारी देना चाहता हूं को थोड़ा सा फिल्म का इतिहास पढ़ें, फिल्म आलोचकों को पढ़ें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। जैसे हर शिक्षक साहित्य का आलोचक नहीं हो सकता, उसी तरह हर फिल्म मेकर फिल्म का ज्ञान भी नहीं रख सकता। आप फिल्म बनाना जानते हैं, आपने बनाई है, प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई, लेकिन स्कैंडलर लिस्ट के साथ में आप जब इसकी तुलना कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आप झूठ बोल रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, कि स्कैंडलर लिस्ट बनाने वाले डायरेक्टर से किसी ने नहीं पूछा कितने लोग मारे गए। जी नहीं, पूछा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं हम। हिटलर ने उस समय नरसंहार में, जिसे हॉलोकॉस्ट कहते हैं, 6 मिलियन यहूदियों की हत्या की थी। 60 लाख यहूदियों की हत्या की थी, जबकि फिल्म में सिर्फ 600 लोग मरे। अरे कहीं एक स्टेटमेंट ही दिखा देते, कहीं एक प्रेस की कटिंग ही दिखा देते, लेकिन नहीं दिखाया। लेकिन इसकी लोगों ने आलोचना लिखी। जब लोगों ने सर्वे किया, क्योंकि यह फिल्म बहुत पॉपुलर रही, इसने सारे इनाम, दुनिया के सारे इनाम अर्जित किए, इसने बॉक्स ऑफिस पर बेशुमार पैसा पैदा किया। उनतीस साल हो चुके हैं इस फिल्म को। पोलैंड में एक जगह क्राकोव, वहां एक घेटो था, उस घेटो का चित्रण है, और उस घेटो से कुछ लोग भागते हैं यातना शिविर से, उनको एक व्यक्ति स्कैंडलर नौकरी देता है, उनकी जान बचाता है, और ये पूरी फिल्म उसी पर केंद्रित है। क्यों ये बात उठ रही है? जब सर्वे किया गया स्कैंडलर लिस्ट के बाद में, तो यह पाया गया कि आम लोग नहीं जानते कि हिटलर ने कितने लोगों की हत्या की थी। आज सर्वे कीजिए, आपको पता चलेगा। आपको नहीं मालूम कि कितने कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई और कितने कश्मीरी पंडित बच के बाहर निकल आए। इस सर्वे में पाया गया
कि नरसंहार में कितने लोग मारे गए, इस बारे में लोगों की मेमोरी में कोई सूचना ही नहीं मिली, ठीक से डाटा ही नहीं मिला। हाँ, स्कैंडलर लिस्ट की एक खूबी ये थी कि उसने जो इंडस्ट्रियल मैसेकर था, इंडस्ट्रियल हॉलोकॉस्ट था, उसको उसने प्रोजेक्ट किया, लेकिन उसने इस हॉलोकॉस्ट को या नरसंहार को टोटलिटी में नहीं दिखाया। इंडस्ट्रियल हॉलोकॉस्ट के सेंटर थे गैस चैम्बर, जो कुछ फिल्म से गायब है। उस जमाने के जो बड़े फिल्म क्रिटिक हैं, उपलब्ध है उनकी आलोचना, उन्होंने जो लिखा है उसे हम शेयर कर रहे हैं क्योंकि वह आपके काम की है। उन्होंने लिखा कि स्पिलबर्ग की फिल्म की ब्यूटी ये थी कि उसने इस फिल्म को बर्बरता और सनसनी, इन दोनों चीजों से बचाने की कोशिश की, और बर्बरता और सनसनी पर अगर जोर रहता तो ये बृहत्तर जनता तक ये फिल्म नहीं पहुंच पाती, जबकि ये बृहत्तर जनता तक ये फिल्म पहुंची। अनेक चीजें ऐसी थी जो नहीं दिखाई गई। हो सकता है कि डायरेक्टर उनको दिखाना न चाहता हो या उनका दिखाना असंभव हो। इसकी जो आलोचना, सबसे बड़ी आलोचना जो सामने आई, वो ये कि इस फिल्म का जो मैसेकर है वो एक तरह से छद्म और सनसनीखेज है। ये लोगों ने आलोचना लिखी, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब मैसेकर या हॉलोकॉस्ट सामने आता है तो उस समय विध्वंस और मौत सामने होती है, लेकिन स्कैंडलर लिस्ट में जब बनी तो उसमें यह चीज नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जिस समय यह फिल्म बन रही थी, ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है स्कैंडलर लिस्ट का। स्कैंडलर लिस्ट हॉलीवुड की पहली बड़ी फिल्म है जो कि यूरोप के देश में जो डॉक्यूमेंट्री बनी हॉलोकॉस्ट पर, नरसंहार पर, उसके पूरे के पूरे ट्रेडिशन को, उसकी परंपरा को एकदम बदल देती है। क्यों बदल देती है? क्योंकि अमेरिका में जो चीज परवेश में थी, वो परवेश में क्या थी जिससे यह फिल्म और फिल्मकार का दृष्टिकोण प्रभावित था? वो ये थी कि उस समय मुख्य जोर ये था सर्वाइवल पर, हीरोइज्म पर, संबंध मधुर बनाने पर, और यही वह चीज थी जिसने फिल्म के पूरे नैरेटिव को प्रभावित किया। इसलिए फिल्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी सर्वाइवल। वे जो लोग यातना शिविर से भाग के आए थे, वे कैसे अपने अस्तित्व की रक्षा करते हैं, इस सर्वाइवल को फोकस किया गया था उस फिल्म में। और दूसरी चीज जिसको फोकस किया गया वो था, वे बहुत अच्छे लोग थे, भले लोग थे, तो भलेपन को और सर्वाइवल को उस फिल्म में फोकस किया गया। और ये जो चीज है वो उस दौर के अमेरिकी परिवेश के इंपैक्ट की देन है। सवाल यह है कि बुराई और मौत, या कुछ लोगों की मौत, या 60 लाख लोगों की मौत, इनमें कौन सी चीज है जिस पर जोर दिया है? ये फिल्म स्कैंडलर लिस्ट हिटलर के अत्याचारों को छिपाती है। मैंने अपने पहले एपिसोड में यह बात कहा था कि जो चीज बताई जा रही है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वह चीज है जो छिपाई जा रही है। कश्मीर के पंडितों के बारे में भी यह चीज महत्वपूर्ण है कि वो छिपाई जा रही है। जो छिपी हुई चीज है उसे उद्घाटित किया जाना चाहिए। जो आलोचना की गई स्कैंडलर लिस्ट की, वो ये कि यह फिल्म करोड़ों लोगों के ऊपर जो हिटलर ने जुल्म किए उनको वो छिपाती थी। और ये एक तरह से
नरसंहार का हॉलीवुड स्टाइल रिप्रेजेंटेशन था। इसके अंदर लिस्ट में बताया गया जो फोकस है कि अगर सचेत इच्छा शक्ति से व्यक्ति काम ले तो वो अपनी जान बचा सकता है, भलेपन से काम ले तो वो अपनी जान बचा सकता है। और इसी दो बिंदुओं के इर्द गिर्द वो पूरी फिल्म चलती है। दिलचस्प बात यह है कि उस फिल्म में ये जो भलापन है और ये जो सचेत इच्छा शक्ति है, इस पर भूखमरी, बर्बरता, नृशंसता, लोभ, ये सब कहीं नहीं आते। वह कहीं नहीं दिखाई देता कि जानवरों की तरह लोग ट्रकों में और ट्रेनों में भर भर के लाए जा रहे थे और गैस चैम्बरों में डाल के उनको जिंदा जलाया जा रहा था। जो लोग बच के आए थे उन्हें स्कैंडलर की फैक्ट्री में नौकरी दी गई, और वो जो नौकरी दी गई, जिन लोगों ने नौकरी की, वो लोग शादी भी करते हैं, वो लोग वो परिवार में एक दूसरे से मिलते भी हैं, एक आनंद का माहौल भी दिखाई देता है। जबकि वास्तविकता ये थी कि घेटो यानी यातना शिविरों में गैस चैम्बर थे और गैस चैम्बरों में हत्याएं हो रही थी। लेकिन फिल्म बताती है स्कैंडलर यहूदी, स्कैंडलर जो है वो जो फैक्ट्री मालिक था वो यहूदी था। स्कैंडलर यहूदी क्योंकि जान बचाने में सफल रहा। फिल्म के अंत में देखते हैं कि यहूदी बच गए, वे इस्राएल में जाकर बस गए और वे यहूदी समुदाय में घुल मिल गए और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। यह फिल्म हमें यानी स्कैंडलर लिस्ट, जिसको के विवेक अग्निहोत्री हाईलाइट करते हैं, यह फिल्म हमें सोचने ही नहीं देती कि अधिकांश यहूदी तो नरसंहार में मार दिए गए, बच के जाएंगे कहां? ये तो एक झूठी बात है। यह सिर्फ फिल्म स्कैंडलर लिस्ट अपवाद की कहानी पर आधारित थी। ये मासेकर की जो आम प्रवृत्ति थी उस पर आधारित फिल्म नहीं है। स्कैंडल लिस्ट हमें हिटलर के मासेकर से या होलोकास्ट से समग्रता में दो चार नहीं कराती। वास्तविकता तो यह है कि यहूदी चुन चुन के मार दिए, कोई यहूदी बचा ही नहीं। और इस रियलिटी को यह फिल्म विकृत करती है और यही वह जगह है जहां पर के सोचने की जरूरत है। ये जितनी भी फिल्म में एक तरह से ये जो मास इंडस्ट्रियल किलिंग है गैस चैम्बर वाली, इसको वो एक तरह से इवेंट की तरह पेश करते हैं। हाँ, एक इसकी पॉजिटिव चीज है वो ये कि ये स्कैंडल लिस्ट की कि ये मूलतः मौत पर जीवन की जीत का जयगान करती है कि मौत पर जिंदगी जीत सकती है। सवाल यह है जो कि फिल्म डायरेक्टरों ने, फिल्म आलोचकों ने उठाया है कि नरसंहार को आप कैसे पेश करते हैं, नरसंहार के महाख्यान को, ग्रांड नरेटिव को कैसे पेश करते हैं और कैसे देखते हैं। जो स्कैंडलर लिस्ट के तौर पर जो हमारे पास आख्यान आया, वह आख्यान था, उसका लक्ष्य था, उसका जो पूरा मॉडल था वो ये था कि किस तरह से आरामदेह तरीके से नरसंहार का मनोरंजन किया जाए। इसका लक्ष्य यह नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नरसंहार के बारे में सूचनाएं दी जाए। यह चंद लोगों के बच जाने का सिर्फ महिमा मंडन करने तक सीमित फिल्म थी। यह उन 60 लाख लोगों के मर जाने की सूचना को छिपाती थी। ठीक उसी तरह कश्मीर फाइल उन हजारों लोगों के उस दौर में मर जाने की सूचना को छिपाती है। मैंने इसलिए कहा था पहले एपिसोड में कि स्कैंडलर लिस्ट की सबसे घटिया जीरोक्स कॉपी है ये फिल्म। एक अन्य चीज,
स्कैंडल लिस्ट में और जो जिस पुस्तक उपन्यास को लेकर ये बनाई गई पुस्तक में ये जो इस तरह के जो चीजें थी, जो जिन परिवारों के साथ में घटना घटी, उनके नैतिक तौर पर उनको प्रस्तुत किया गया, उसको गलत ढंग से देखा गया। लेकिन फिल्म जब बनकर आई सामने तो अनैतिकता को एक तरह से ग्लोरीफाई किया गया और उस पर बधाइयां दी गई। और जो सबसे भयानक पक्ष था इसका वो ये कि हॉरर को सॉफ्ट ढंग से पेश किया गया, मेलोड्रामा का इस्तेमाल किया गया। बार बार आपको यही महसूस होगा उस फिल्म को देखते हुए कि ये जनसंहार पर बनी हुई फिल्म नहीं है। यह फिल्म बनाते समय इतिहास का मैनिपुलेशन भी किया गया और सबसे जो खतरनाक चीज, हर चीज को पैसे से जोड़ दिया गया। फिल्म एक मैसेज देती है कि पैसा ही सुरक्षा का मार्ग है। स्कैंडल लिस्ट में यह भी चीज सामने आती है कि जो लोग भागे यात्रा शिविरों से, वे अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं भागे, बल्कि वे अपनी रखेलों के लिए भागे। स्कैंडल लिस्ट में जो हीरो है वो कहता है कि हमारी आस्था अटूट है और आस्था के कारण ही हम गैस चैम्बर से बचकर भागने में सफल रहे हैं, मास शूटिंग से हम बचने में सफल रहे हैं। कहने का मकसद यह है विवेक अग्निहोत्री साहब के नरसंहार पर बनी जो हॉलीवुड स्टाइल की जो फिल्म है वे ऐतिहासिक यथार्थ और तथ्यों को छिपाती है और आपने उसी पद्धति का इस्तेमाल किया है। एक अन्य चीज जो कि हॉलीवुड ने दी है वो ये कि नरसंहार को इवेंट की तरह पेश करो और नरसंहार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बनाओ, आसानी से लोग हजम करें। उनकी जो नरसंहार पर आधारित, जैसे कि कश्मीर फाइल है, उसका एकमात्र प्रामाणिकता का आधार क्या है कि यह सत्य कथा पर आधारित है। इस तरह की फिल्में अधिकारहीनता और दुख के जरिए इतिहास को अपदस्थ करती हैं। स्कैंडलर लिस्ट ने भी यह किया, कश्मीर फाइल ने भी यह किया। एक्चुअल में यह पूरा जो फेज है जहां से स्कैंडल लिस्ट शुरू हुई, यह इसका अमेरिकी विदेश नीति से बहुत गहरा संबंध है। पता नहीं विवेक अग्निहोत्री को विदेश नीति के बारे में ज्ञान है कि नहीं, मैं नहीं जानता। अब जनसंहार का भी अमेरिकीकरण हो रहा है और जनसंहार का जो अमेरिकीकरण जो हॉलीवुड प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसको कि लोग फॉलो कर रहे हैं, वो ये कि जनसंहार को सकारात्मक ढंग से देखो, हॉलोकास्ट को एक सकारात्मक के तौर पर देखो। हम ये भी कह सकते हैं कि सिनेमा और समाज के बीच में नरसंहार को लेकर एक समझौता हो गया है और इसका लक्ष्य है जनता की चेतना को अधिक से अधिक कुंद किया जाए, न कि नरसंहार के प्रति उसके अंदर नफरत भरी जाए। जनता को कुछ पता ही नहीं है, जनता को ज्ञान ही मत होने दो कि नरसंहार क्यों हुआ, किसने किया, किन कारणों से हुआ। ठीक कश्मीर फाइल में आपको पता ही नहीं चलेगा कि किन कारणों से और किनके शासन में कश्मीरी पंडितों को बड़े पैमाने पर कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा। और यह काम
जैसा कि विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि उन्होंने फिल्म शिक्षा के लिए बनाई है। हर नरसंहार पर बनाई जाने वाली फिल्म के बारे में, जो कि हॉलीवुड के पैटर्न को एडॉप्ट करती है, वो यही कहते हैं कि वे जनता को शिक्षित करने के नाम पर फिल्म बना रहे हैं। अब विवेक अग्निहोत्री के ज्ञान के लिए समीक्षक मिंट्स, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, उन्होंने साफ लिखा कि ये जो नरसंहार पर जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, ये डिस्टॉर्शन से, इतिहास के विकृतीकरण से, यथार्थ के विकृतीकरण से डरते नहीं है। ये विकृतीकरण इस फिल्म में भी है और स्कैंडल लिस्ट में भी था, क्योंकि वे अपने को नैतिकता का पुजारी मानते हैं और वे ये मानते हैं कि वे गंभीरता से काम कर रहे हैं। ये नई जो टेक्निक है उसमें नाटकीयता, मेलोड्रामा और विकृतीकरण, ये पॉपुलर फिल्म के जेनर के तौर पर घुले मिले होते हैं और वे आ रहे हैं। क्यों ये चुने हुए लोगों के अनुभवों को सामने रखते हैं? क्यों ये समग्रता में नरसंहार की समस्या को पेश नहीं करते? क्यों स्कैंडलर लिस्ट के डायरेक्टर ने चुने हुए लोगों को रखा? और क्यों चुने हुए लोगों को ही सिर्फ, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि माइग्रेट कश्मीर से करने वाले कश्मीरी पंडित थे, सिख थे, मुसलमान भी थे, लेकिन हाईलाइट किया गया सिर्फ सिख मुसलमानों को, सॉरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों को। क्यों? क्योंकि इसमें एक सुविधा है। एक तो यह कि अपवाद किस्म के अनुभवों को आप सनसनीखेज ढंग से पेश कर सकते हैं, और दूसरी सुविधा यह है कि इसको एक एवरेज किस्म के आदमी के दिमाग में आसानी से फिट कर सकते हैं। स्कैंडल लिस्ट ने भी यह काम किया और विवेक अग्निहोत्री ने भी यह काम किया। और स्कैंडल लिस्ट से जो उन्होंने सीखी चीज वो थी भावुकता, जो इस फिल्म में भी है। और सामान्य मनुष्य को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कि अब आपको जो ये ट्रेजेडी बताई गई है, ये दुर्लभ चीजें थी, आप नहीं जानते थे, अब आप इसको और ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए, ये सबकी ट्रेजेडी है। मैं अंत में सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, इसका अगला एपिसोड और भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो एक दूसरे पहलू को इसको टच करेगा, कि विवेक अग्निहोत्री ने स्कैंडलर लिस्ट और उसकी आलोचना ठीक से पढ़ी नहीं है। अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी को विवेक अग्निहोत्री के प्रस्तुतिकरण पर ज्यादा विश्वास है, अपने होम मिनिस्ट्री पर विश्वास नहीं है। अंत में रिपीट कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी तुरंत कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक श्वेत पत्र जारी करें। इस फिल्म के आलोचकों को नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आलोचना का शिकार बनाया, जो गलत है। एक प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता। हम लोग आलोचना करेंगे, हमारा हक है, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम बुद्धिजीवी हैं। आप फेक नैरेटिव के आधार पर अगर कोई फिल्म आ रही है तो बुद्धिजीवियों का एक दायित्व है कि जनता को बताए कि वो फेक नैरेटिव है और फेक चीजें हैं। कश्मीर की ट्रेजेडी का जेएनयू से क्या लेना देना? कश्मीरी माइग्रेटेड लोगों का, कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन का जेएनयू से क्या लेना देना? आप अगर फिल्म में एक प्रोफेसर को आतंकवाद की शिक्षा देने वाला प्रोफेसर के तौर पर चित्रित करेंगे तो हम डेफिनेटली प्रतिवाद करेंगे। हिंदुस्तान में कोई प्रोफेसर नहीं है जो कि आतंकवाद की शिक्षा देता हो, और यह इस फिल्म का सबसे बड़ा फेक पहलू है।
हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं और डेमोक्रेटिक देश में हम ये डिमांड करते हैं कि इस तरह की फिल्में रिलीज करने के पहले रोक दी जानी चाहिए, क्योंकि ये फिल्में यथार्थ का चित्रण कम, यथार्थ का विकृतीकरण ज्यादा करती हैं। अफसोस की बात है कि यह फिल्म जारी की गई और अब टैक्स फ्री दिखाई जा रही है। बेहतर हो कि यह फिल्म तत्काल रोक दी जानी चाहिए और कश्मीर के पंडितों पर और कश्मीर की स्थिति पर नरेंद्र मोदी सरकार में साहस हो तो श्वेत पत्र लाए। कल बजट पेश किया उन्होंने, बजट में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि पिछले दिनों जो कश्मीर के लोगों का जो नुकसान हुआ है, मैं सिर्फ एक छोटी सी घटना बता रहा हूं आपको। जब आपने धारा 370 हटाई तो 370 हटाने के बाद में 7-8 महीने तक कश्मीर में सरकार की तरफ से बंद रहा, जनता ने बंद नहीं किया, आतंकियों ने बंद नहीं किया, वहां किसी आंदोलनकारी ने बंद नहीं किया। इंटरनेट से लेके बाजार तक हर चीज बंद रही और उससे तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उसकी कोई भरपाई नहीं है। और 1989 के बाद तकरीबन 8,000 से अधिक लोग गायब हो चुके हैं, मिसिंग हैं। उन्नीस सौ 1990 के बाद में तकरीबन 20,000 से अधिक औरतें गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारियों की शिकार हैं। इतने उत्पीड़न झेले उन्होंने, आपको कुछ नहीं दिखाई देता। मेरे लिए वो औरतें जो बीमार हैं, जिनके बच्चे पति मार दिए गए या शिकार बना दिए गए या वो आतंकवादी हो गए, वे जो उत्पीड़न झेल रही हैं वो उतनी ही मूल्यवान है क्योंकि वे भारत की नागरिक हैं। मेरे लिए वो व्यापारी, वे कामगार लोग, वे उतने ही मूल्यवान है जिनका 27,000 करोड़ रुपए का बिजनेस चौपट कर दिया आपके 370 हटाए जाने की घटना के बाद, जो आपने पाबंदियां लगाई। लेकिन आपके बजट में एक पैसे की मदद कश्मीर की जनता के लिए नहीं दी गई। बेहतर यही है, मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार श्वेत पत्र जारी करे कश्मीर के ऊपर। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।